हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग फिर से आ गए हैं लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स को देखा था। मेटल्स किसको कहते हैं, तत्व क्या होता है और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 10th का जो बेसिक जो मतलब टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसे हम लोग यहां पर शुरू करने वाले हैं। आज हम रासायनिक समीकरण को और रासायनिक समीकरण से जुड़े तमाम छोटे छोटे पहलुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके और आप बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री को पढ़ सके। यानी केमिस्ट्री कोई मिस्ट्री वाली सब्जेक्ट नहीं होती, बल्कि केमिस्ट्री होती है एकदम सहज, आसान और एकदम प्यारा सा रसगुल्ले जैसा सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के रफ्तार में। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए? और हां, एक और बात जो आप लोग अक्सर भूल जाते हैं, आप लोगों को हमने बोला है कि वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आप जब करेंगे तो कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन का बेनिफिट फिर आप ही को देता हूं, क्योंकि फिर एनर्जी के साथ आता हूं और आपको फिर नए नए टॉपिक से परिचय कराता हूं और नए नए टॉपिक देता हूं। और हां, वीडियो बहुत ही आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो केवल आप अपने तक सीमित मत रखिए, ये अपने दोस्त यारों में भी बांटिए, उनको भी शेयर कीजिए। वैसे बच्चे जो ऑनलाइन या जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो उन तक कम से कम जो है, आज के टाइम में मोबाइल कहीं भी अवेलेबल है, तो उनको शेयर कीजिए, ताकि बच्चे जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो आज का टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले यानी भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ या भिन्न गुण वाले पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, तो उनके जो अवयवी गुण है, वो अवयवी गुण ना रह के दूसरा एक नया गुण जो है उनमें आता है, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगर एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? तो ये दोनों के दोनों गैस है। क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों गैस है। ये दोनों के दोनों क्या है? गैस है। बनाता क्या है प्यारे बच्चों? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। और H2O क्या है प्यारे बच्चों? तो जल है। H2O क्या है? जल है, पानी है। अब हाइड्रोजन
ज्वलनशील पदार्थ होता है, ज्वलनशील गैस होता है, ये जलता है। और ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है। और लो, पानी क्या हो गया, बुझा देता है। मतलब इन दोनों का जो गुण है प्यारे बच्चों, इन दोनों का गुण से बिल्कुल भिन्न गुण वाला पदार्थ बना, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है, समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सारे केमिकल्स यानी एक से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, और भाग लेने के बाद नया पदार्थ और नया गुण वाला पदार्थ क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब आगे इसके पार्ट्स। अब ये जो आप देख रहे हो बच्चों कि इधर वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं और इधर वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं, तो चलिए आगे टॉपिक में हम इसको कवर करते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट्स होता है इस तरफ वाला, इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। या इसी को आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिकारक। क्या बोलेंगे, प्रतिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकारक बोलेंगे, है ना। और इधर वाला जो होता है प्यारे बच्चों, ये प्रतिफल होता है। क्या होता है, प्रतिफल। या इसी को आप क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो इसको आप रिएक्टेंट बोलेंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी अलग अलग जो है रिएक्टेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं एक डिफिनिट रेशियो में, तो हमें क्या मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर हुआ? चलिए अब ये जो अभिकारक और उत्पाद यानी प्रतिफल क्या होता है इसे समझते हैं। तो अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट होता है प्यारे बच्चों। यानी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक। जैसे H2O2 ये क्या है, तो ये अभिकारक है। क्या है प्यारे बच्चों, अभिकारक। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिफल यानी उत्पाद। प्रतिफल यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, वो प्यारे बच्चों क्या है, तो वो हमारा प्रतिफल है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिफल है। तो प्रतिफल क्लियर हो गया। यानी इधर जो कार्बन और ऑक्सीजन यहां पे पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद ये जो बाई प्रोडक्ट बनाया प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, ये इसका प्रतिफल हो गया, यानी प्रोडक्ट हो गया। तो कोई भी पदार्थ जब वो एक निश्चित रेशियो में रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके जो अवयवी गुण हैं वो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये बदलने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया कराने में दो चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी दो चीजें हमें जानकारी होना चाहिए, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रतिफल। रिएक्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और प्रतिफल जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है प्यारे बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब घटित होती है तो उससे क्या क्या उत्पन्न होता है, यानी क्या क्या बनता है प्यारे बच्चों। तो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, तो चार चीज जरूर बनता है। एक है आपका गैस की उत्पत्ति, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, तो गैस बनेगा। क्या बनेगा, गैस निकलेगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। इसको अंग्रेजी में प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, रंग परिवर्तन होगा, कलर चेंज होगा। उसके बाद और क्या होगा, तो टेम्परेचर में बदलाव होगा और अवस्था में बदलाव होगा। क्या होगा, अवस्था में। यानी ये चार चीजें होंगी। गैस की उत्पत्ति होगी, अवक्षेप बनेगा, रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा और अवस्था में परिवर्तन होगा। ये सारी चीजें हो रही हैं तो प्यारे बच्चों समझो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या चार में से कोई दो कोई एक हो रही है तो आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों तो एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो एग्जाम्पल हमारे सामने है ही, इसके अलावा भी और कई सारे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप प्यारे बच्चों किसी बर्तन में आप क्या करते हो, इसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद इसमें चूना जो होता है उसको आप डाल दीजिए तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये चूना इसके साथ मिलेगा वैसे वैसे ये जो बर्तन है बर्तन भी गर्म होगा और इसका पानी भी गर्म होता है, यानी ये हीट उत्पन्न करने लगता है। तो इसमें कौन सी क्रिया हुई प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसी तरह की चीजें जब होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया, गुड। तो अगर शानदार तरीके से समझ में तो लाइक मारिए, कमेंट मारिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछा भी कीजिए, है ना। एकदम चुपचाप जो है एकदम बौद्धा के तरह मत बैठे रहिए, क्लास का एंजॉय लीजिए, मजा लीजिए, क्योंकि आप रिफ्रेश अपने आप को नहीं करोगे ना बाबू तो आपका कुछ तो हो ही नहीं सकता, है ना। आप एकदम लोथ के तरह पड़े हो, ना कमेंट कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो। क्या हाथ में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? अरे अपनी हाथ उठाओ, उंगली उठाओ, कमेंट मारो कि सर ने अपना कितना अच्छे से बताया, और आप शेयर भी करो। का शेयर करने में पैसा लगता है का? अरे कर दो भाई, दूसरे बच्चों को भी क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो आप शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। और कमेंट तो एकदम जरूर कीजिए, ताकि आपका कमेंट हमारे पास आता है तो हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका रिप्लाई भी करते हैं आपके लिए। तो प्यारे बच्चों टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और टॉपिक के साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होना भी बेहद जरूरी है। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो केवल डेफिनेशन रट लेने से कुछ मतलब नहीं होता। रट्टू तोता आप बनोगे तो कुछ हासिल नहीं करोगे, क्योंकि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन को भूलने की आदत होती है। और एक चीज जान लो, ब्रेन को वही चीज पसंद आता है, वही चीज जिसको समझ में आता है। जो समझ में नहीं आता वो ब्रेन कभी रखता ही नहीं है, उसको क्या कर देता है, दूर कर देता है, भागा देता है, निकाल देता है। जैसे आपने देखा होगा, आप रटे होंगे डेफिनेशन, ढेर सारे डेफिनेशन रटे होंगे। कितने डेफिनेशन आपको याद है उसमें से? अभी तक आपने बहुत सारे डेफिनेशन रटे होंगे, लेकिन उसमें से कितने, मुश्किल से एक भी डेफिनेशन रिमेंबर नहीं होगा। तो एक्चुअली में पढ़ने का जो मेन तरीका होता है ना प्यारे बच्चों, वो रटना नहीं होता। रटना कोई पढ़ाई नहीं है, आपको समझना है और समझकर एंजॉय करना है। क्या करना है, एंजॉय करना है। जैसे आप कोई गाना या कोई सिनेमा आप देखते हो तो उसकी पूरी स्टोरी आपको याद आ जाता है, यानी उसकी पूरी स्टोरी आपके दिमाग में रहता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को वो चीज समझ में आया। वही चीज कोई इंसिडेंट आपके सामने होता है तो वो इंसिडेंट आपके दिमाग में, अगर वो इंसिडेंट आपके सामने हुआ तो वो दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो टॉपिक को भी ऐसे ही बिठाना होता है। आप कोरिलेट करोगे अपने आसपास की ये
घटना कैसे घट रही है, ये घटना कैसे हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि ये किसी ना किसी एक साइंटिफिक रीजन से ये घटनाएं घट रही है। जैसे बारिश भी अगर होती है तो बारिश भी, उसका भी कारण वैज्ञानिक कारण होता है। यानी एवरीथिंग, इस सृष्टि में कुछ भी घटित होती है तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन वर्क करता है। ऐसे कोई भी अनावश्यक चीजें इस अर्थ पे नहीं होता। अर्थ क्या, पूरे ब्रह्मांड में नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उस प्रिंसिपल को समझा जाता है, न कि रटा जाता है। किसी साइंटिस्ट ने क्या उसको रटा है? नहीं। क्या किया? उन्होंने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्व करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके प्रिंसिपल्स को शब्दों में पिरोया, यानी शब्द में बनाए और वो कंसेप्ट हमारे पास आया। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज, कोई कंसेप्ट ऐसे हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, उसके पीछे जो बहुत सारे वर्क किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप रटने पर कम ध्यान दीजिए, समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर जहां भी ना समझ में आए वहां पे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को पर्सनली आपको सॉल्व करके दें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब आगे अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो गैस की, मतलब मैंने भी दिखाया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, तो यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, गैस की उत्पत्ति। जैसे यहां पर अगर देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक को साथ में मिलाया जाता है। ये जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इन दोनों को साथ में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं तो इससे क्या होता है, गैस निकलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, इससे गैस निकलना शुरू हो जाता है। यानी आपको गैस के रूप में यहां पर बुलबुला, इसके अंदर बुलबुला दिख रहा होगा, यानी यही बुलबुला बताता है कि इससे क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड आपका अवक्षेप का बनना। जब 2 बिलियन को मिलाया जाता है या 2 बिलियन को मिलाने पर कोई अघुलनशील विलेय पदार्थ बनकर यानी बनता है और नीचे वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप। यानी क्या होता है, जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हो गया लेड नाइट्रेट और ये पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का क्या कराया, रिएक्शन कराया। जैसे ही रिएक्शन कराया तो आप देख रहे हो पीला टाइप का जो ऑब्जेक्ट है यानी पदार्थ है वो क्या हो गया है, नीचे यहां पर बैठ गया है। और यही पदार्थ क्या है बाबू, तो ये है अवक्षेप। ये क्या है बाबू, अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप है। तो रासायनिक अभिक्रिया यहां पर क्या, लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड का क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट। यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो जब 2 विलयन को मिलाने पर कोई अघुलनशील मतलब घुलने वाला नहीं, अघुलनशील पदार्थ बनता है और वो उस लिक्विड के अंदर, उस द्रव के अंदर, विलयन के अंदर क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अवक्षेप कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब आगे प्यारे बच्चों बात करें तो अगला है रंग, कलर परिवर्तन। मतलब रंग, जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का रंग बदल जाता है तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है, विशेषता होती है। क्या होती है, विशेषता। जैसे अगर आप देखें कि ये जो है आपका लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है। क्या होता है, लोहे के यानी FeCuSO4 के बीच रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। फेरस सल्फेट क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ये अभी कॉपर सल्फेट है। अब इसमें जैसे ही इसका रंग कैसा है, नीला है अभी, और ये नीला रंग जैसे है इसमें जंग लगा हुआ ये डाला, वैसे ही क्या हो गया, हरा हो गया। तो यहां पर क्या हुआ,
रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कलर चेंज होता है। कैसे कलर चेंज हुआ आपने देखा। इसके बाद है प्यारे बच्चों ताप में परिवर्तन। मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे चूना को, ये पानी है और इसमें चूना आप डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी धीरे धीरे गर्म होगा और इसे भाप निकल यानी हीट निकलना शुरू हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, हीट भी प्यारे बच्चों निकलता है। इसके बाद है अवस्था में परिवर्तन। तो देखेंगे आप यहां पर कि ये हाइड्रोजन गैस है और ये भी हाइड्रोजन गैस है, दोनों के दोनों गैस है, लेकिन जब बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है तो क्या मिलता है प्यारे बच्चों, द्रव मिलता है। क्या मिलता है, द्रव मिलता है। तो अवस्था में भी क्या होता है प्यारे बच्चों, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब आगे, अब यहां पे समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या है प्यारे बच्चों, तो रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो इक्वेशन कहते किसको है प्यारे बच्चों, तो किसी भी यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले पदार्थों को जिस संकेत और सूत्रों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर आप देखें केमिकल इक्वेशन में, तो ये हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 बना क्या प्यारे बच्चों, H2O। हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो क्या यूज किया गया, H यूज किया गया। ऑक्सीजन का संकेत यूज किया गया और इसका फॉर्मूला मतलब इसके जो गुणांक है उसे भी क्या किया गया, लिखा गया। और ये क्या बन गया, हमारा एक रासायनिक समीकरण तैयार हो गया प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां तक तो टॉपिक क्लियर है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं रासायनिक समीकरण के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्यारे बच्चों, तो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण प्यारे बच्चों, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्यारे बच्चों, और असंतुलित समीकरण यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्यारे बच्चों। तो आप ये कह सकते हो कि केमिकल के टाइप्स कितने होते, सॉरी रासायनिक समीकरण के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। अब ये संतुलित समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग अब आगे समझते हैं कि ये असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है प्यारे बच्चों, कहते किसको है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ यानी दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में जो परमाणु है उनके परमाणुओं की यानी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष
दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। यानी वह समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या, दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। दोनों तरफ जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं हम लोग संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। क्लियर हुआ। यानी एक तरफ सपोज दैट ये मान लीजिए कि ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा प्रतिफल है, तो इधर जितने तत्व होंगे और इधर जितने तत्व होंगे, ये इधर तत्व जितने हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, और इधर जितने तत्व हैं उन तत्वों के परमाणु संख्या भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, संतुलित समीकरण। क्या कहलाएंगे, संतुलित समीकरण, एकदम बैलेंस्ड। जैसे तराजू होता है, तराजू में हम कोई वस्तु को क्या करते, तौलते हैं, तुलना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो तराजू होता है उसके दोनों पार्ट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक रासायनिक समीकरण में बैलेंस करना होता है, जब तक बैलेंस्ड नहीं होगा तब तक वो रासायनिक समीकरण परफेक्ट होगा ही नहीं। अच्छा हाँ, ये जो रासायनिक समीकरण का बैलेंस करने का कंसेप्ट आया कहां से है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं संक्षेप में बता देता हूं, यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत से आया है। यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता क्या है कि रासायनिक यानी ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है और ना ही उसका नाश हो सकता है, यानी वह सदैव संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, वो सदैव संरक्षित रहेगा, और इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं, देखिए यहां पर संतुलित समीकरण। यहां पर प्यारे बच्चों देखेंगे आप तो यहां पर क्लियर हो जाएगा कि इधर इस तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, हम लिख लेते हैं LHS और एक तरफ प्यारे बच्चों RHS। ठीक है। अब अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पर आप गौर से देखिए इस वाले को, इसको आप गौर से देखिए, क्या है ये, तो इस तरफ हाइड्रोजन कितना है बाबू, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितना है बाबू, तो 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। जैसे ही हम इधर आते हैं तो इधर देख लीजिए, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए बाबू, 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, तो आप देखिए इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, दोनों तरफ क्या हो गई, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4। वहीं ऑक्सीजन, तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2। यानी कहने का मतलब दोनों पक्ष क्या हो गया हमारा, बराबर। तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर हुआ। यानी दोनों तरफ LHS और RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके। अब है आगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। प्यारे बच्चों अब क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सिंपल सा है डेफिनेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, तो देखो, ना तो इसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ जो तत्व मौजूद है उनके परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी ही नहीं बराबर होगी तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर आप इधर देखें इसका तो एग्जाम्पल में, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें भी हम क्या करते हैं, एक तरफ LHS लेते हैं, LHS, और एक तरफ प्यारे बच्चों RHS लेते हैं। ठीक है। क्या क्या है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इधर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इधर
मैग्नीशियम की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है। इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 1 है। और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 1 है। अब देखेंगे इधर 2 इधर 1 बराबर है? नहीं है। बराबर है प्यारे बच्चों? नहीं है। इधर 2 यानी मैं ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन इधर 1 है, ये बराबर है? नहीं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है? एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है प्यारे बच्चों? तो ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसका ये अभी जो मैंने आपको समझाया उसी का जो है ये इन्फोग्राफिक्स है, जिसके जरिए हम और चीजों को और कंसेप्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद रासायनिक समीकरण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है तो हम आगे इसमें इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या हम लोग ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या जब किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो पहली बात ध्यान रखना होता है प्यारे बच्चों कि जो भी अभिकारक है, अभिकारक को बाईं ओर लिखना है और अभिकारक से माने अभिकारक के बाद क्या करना है? आपको तीर का चिन्ह लिखा जाता है। यानी यहां पर समझेंगे तो ये हमारा अभिकारक हो गया। ठीक है। और अभिकारक को किधर लिखना है? बाईं ओर। और अभिकारक के बाद क्या लिखना है? हमें तीर का चिन्ह डालना है। और इधर हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर हमारा प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है ना। और सभी प्रोडक्ट को किस तरफ लिखना होता है? दाईं ओर लिखना होता है। और सभी का जो है रासायनिक सूत्र से जो है रासायनिक सूत्र और संकेत का यूज हमें करना होता है। और अगर दो अलग अलग तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उनको क्या करना है? हमें जोड़ देना होता है। कौन से चिन्ह से? तो प्लस का चिन्ह उनके साथ क्या होता है? हमें लगाना होता है। क्लियर है? और वही अगर बाई प्रोडक्ट में 2 से यानी 1 से अधिक पदार्थ बना तो उनको भी हमें जोड़कर ही आगे लिखना होता है। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ओके। अब आगे क्या है जो मैंने बोला था प्यारे बच्चों? क्या बोला था आपको? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है प्यारे बच्चों? न तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है और न ही नाश ही किया जा सकता है। मतलब यह सदैव क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। यानी जितनी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, नहीं भाग लेगा, उतना ही बाई प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा? उतना ही बाई प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके कितने हैं? तो इसका जो सबसे फेमस तरीका है प्यारे बच्चों वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ये जो टॉपिक है ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई है? स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया है? अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डालिए ताकि मैं उसको मतलब सॉल्व कर सकूं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा बच्चों के बीच ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सके। मैं बहुत बड़ा वीडियो आपको नहीं बना रहा हूं, 2-3 टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होता चले और आप बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यूअस कर सके। ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए जाने का इजाजत, क्योंकि आएंगे फिर से नई तैयारी के साथ, नए जोश के साथ अगली वीडियो में।
धन्यवाद।